स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं फिर से एक वॉर क्राइम को डिकोड करने जा रहा हूँ। ऐसा तो वॉर क्राइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं वही को डिकोड कर रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आउटरीच हुआ है। अगर मेरा चैनल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं हो सकता है कि बहुत सारा ऐसा गुप्त डॉक्यूमेंट्स भी सबके सामने लाऊं, वो डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं ऐसा बात ला सकूं जो सरकार ने दबा दी है। तो चलिए, आज मैं महमूदिया रेप एंड किलिंग्स के बारे में बताऊंगा। महमूदिया इराक का एक छोटा सा शहर है, गांव समझ लीजिए, यूसुफिया बुल के। उस गांव में ये किलिंग हुआ था एक फैमिली का। उसी के ऊपर ये आज का वीडियो है, जहां पर 5 यूएस सोल्जर्स ने एक 14 साल का लड़की का रेप किया, फिर उसका माँ बाप, उसका एक बहन को मार डाला। टोटल 4 आदमी का मैसेकर किया। तो ये समझ लीजिए कि ये यूएस का वार क्राइम का में से एक वार क्राइम है। ऐसा हजारों वार क्राइम यूएस ने पूरा दुनिया में किया है, खासकर इराक और अफगानिस्तान में। लेकिन बहुत सारा चीज यूएस का डॉक्यूमेंट में अभी तक क्लासिफाइड है, डिक्लासिफाई हुआ नहीं है। ये एक केस था जिसमें कुछ आर्मी पर्सनल लोग ने सामने आकर ये चीज को एक्सपोज कर दिया, तो हम लोग को पता चल गया। और जो आर्मी पर्सनल एक्सपोज नहीं करता तो वो बात हम लोग को पता नहीं चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका जेनोसाइड नहीं करता है। देखिए, 5 सोल्जर्स है, उसके नाम आप लोग पहले जान लीजिए। ये 502 इन्फेंट्री रेजिमेंट का आदमी था। इन लोगों पर रेप और मर्डर का चार्ज लगा था, जिसमें से एक का नाम था पॉल ई कॉटेज, एक का नाम था जेम्स पी बार्कर, एक का नाम था जेसी वी स्पिलमैन, फिर प्राइवेट फर्स्ट क्लास ब्रायन एल हॉवर्ड, प्राइवेट फर्स्ट क्लास स्टीवन डेल ग्रीन। तो ये लोग 5 लोग थे। और ग्रीन जो था, ये जब कांड करने के बाद, तो संग कांड करने के बाद ये बात लीक नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद ये बात सामने आया। तो ये कांड करने के बाद ये खुद ही आर्मी से मेंटल इनस्टेबिलिटी बोला कि इसका दिमाग सही नहीं है, तो आर्मी ने इसे डिस्चार्ज कर दिया। जबकि आर्मी को सब कुछ पता था, जानबूझकर इसे डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद ये कांड दुनिया के सामने आया। तो जब ये कांड हुआ, ये जेनोसाइड के बारे में पता चला, तो इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। फिर इन लोगों पर केस चला। तो 2014 में ये जो ग्रीन था, जिसको बोला था दिमागी संतुलन ठीक नहीं है बोल के इसे नौकरी से निकाल दिया था, आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया था, ये 2014 में अपना ही जेल का सेल में फांसी देकर मर गया। तो चलिए, आज का स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक लड़की थी, इराक का रहने वाली थी। इसका नाम था अबीर कसीम हमजा अल जनाबी। इसका पैदाइश 19 अगस्त 1991 को हुआ था और 12 मार्च 2006 को इसका रेप करके इसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये अपनी मदर और फादर के साथ साथ उसके 2 भाई, एक बहन, यानी कि टोटल आपका जाकर 6 आदमी। इन लोग एक छोटा सा महमूदिया शहर, जो इराक का एक शहर है महमूदिया, वहाँ के एक गांव यूसुफिया में रहते थे। एक छोटा सा घर था, उनका अंकली का घर था वो, उसमें इन लोग रहते थे 6 आदमी। इनका माँ का नाम था फकरिया तहा मोहसिन, 34 साल की थी। इनका फादर का नाम था कासिम हमजा रहीम, जिनका उम्र 45 साल था। इसका एक 3 भाई बहन था। एक 6 साल का बहन थी, उसका नाम था हदील। 9 साल का भाई था, इसका नाम था अहमद। 11 साल का उसका भाई था, इसका नाम था मोहम्मद। इन लोग वो जो घर था उसमें रहते थे। ये इंसिडेंट से पहले ये जो अबीर का जो घर था, उससे 200 मीटर दूर में अमेरिका का चेक पोस्ट था। तो वो चेक पोस्ट से बार बार आना जाना करती थी। तो ये लोग जो 5 जो आर्मी का यूएस आर्मी का सोल्जर्स था, ये उसे बार बार इन लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट करता था, उसको गंदा इशारा करता था। और उसका घर में कितना मरता वो लोग चेक करने के लिए घुस जाता था। उसका गाल को टच करता था, उसका बॉडी को टच करता था। ये सब देखते हुए उसका पड़ोसी लोग बोलते थे कि आपका लड़की का जान का खतरा या कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसका फादर बोलते थे ऐसा कोई बात नहीं है, इन लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उनका पड़ोसी बोलते थे उन लोग का नजर सही नहीं है, आपका बेटी को आप थोड़ा बचा के रखिए। तो हत्या से एक दिन पहले ही उन लोग क्या कर रहा था, उन लोग चेक पोस्ट से वो क्या करता था, ये जो अबीर है ये काम काज करती थी घर में, उसे देखता था। और जब उन लोग को देखती थी तो वो गंदा इशारा करता था, थम्स अप का साइन देता था, गंदा इंडेक्स फिंगर से गंदा इशारा करता था। और उतना ही नहीं, और भी समझ लीजिए अश्लील मतलब कि इशारा करता था। और ये सब चीज का पड़ोसी लोग भी फोकस करते थे जो चेक पोस्ट से आना जाना करते थे, क्योंकि उन लोगों को फ्री हैंड था कि कुछ भी कर सके, कोई उन लोगों को बोलने वाला नहीं है। तो ये बात उसका माँ का आकर पड़ोसी लोग बोले, तो बाप तो रिएक्शन नहीं लिया। माँ भी बोली ठीक है, तो उनका अंकल का घर में उसे रात को भेज दिया करूंगी, ताकि अगर कुछ हो तो उन लोगों को लगता था कि रात को ही उन लोग कभी भी कुछ
करना हो तो रात ही को ये सब गलत काम करेंगे, तो अगर वो रहेगी नहीं तो उनका साथ उसका बच्ची बच जाएगी। तो उसका माँ बोली ठीक है, अब से रात को उसका अंकल का घर भेजा दूंगी। उसका अंकल का नाम था हासिम, जो उनका आगे में घर था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उससे पहले ही उस लड़की का रेप और मर्डर हो गया। जो स्टीवन ग्रीन जो है, ये जो सोल्जर था, यूएस सोल्जर था, ये वाशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू देते हुए बोलता है कि मैं जब वहां गया इराक, मेरा मकसद था मारना। आदमी को मार के मुझे बहुत मजा आता था, मुझे खुशी मिलता था, ऐसा लगता था कि मैं चीटी लोग को मार रहा हूँ। एक बार बताता है कि एक मेरा चेक पोस्ट से एक लड़का दौड़ के गया, मैंने उसे बिना वार्निंग दिए गोली मार दिया और मुझे मार के सुकून मिला। ऐसा लगा कि मैंने एक चूटी को मसल दिया। उसके बाद मैं आके पार्टी किया, पिज्जा खाया। ऐसा ही हम लोग इराक में करते। खुलसान से वो अपना क्राइम को जस्टिफाइड कर रहा है। कौन? ये ग्रीन, जो अपने आप को फांसी देके मर जाता है। तो 12 मार्च 2006 का दिन था। इन लोग चेक पोस्ट में, ये सोल्जर्स थे, ग्रीन, पॉल कोटेज, जेम्स पी पार्कर, वी स्पिलमैन, ब्रायन हॉवर्ड। इन लोग कार्ड खेल रहे थे और शराब पी रहा था। लोग कार्ड खेल रहा था, शराब पी रहा था, नशा में था। और इन लोग बात कर रहा था कि चलो जाकर कुछ इराकी लोग को मारते हैं और वो जो लड़की अबीर है उसका रेप करते हैं। इन लोग बैठ के प्लान कर रहा था। उसके बाद उन लोग अपना और 2 साथी था, वो लोग उस प्लान में नहीं था। उन लोग को बोला कि तुम लोग चेक पोस्ट संभालो, हम लोग थोड़ा राउंडिंग लेकर आते हैं। तो उन लोग एक AK-47 उठाया और निकल गया। लेकिन उन लोग आर्मी का ड्रेस में नहीं था, वो एक निंजा पैंट जो होता आर्मी का वैसा पहन के, मतलब बिना यूनिफॉर्म का था, लेकिन पैंट आर्मी का था, गंजी पहन के निकल गया। तो 6 आदमी का जिम्मेदारी था चेक पोस्ट को संभालने का। लेकिन उन लोग क्या किए, बार्कर, कॉटेज, ग्रीन और स्पिलमैन निकल गए और बाकी का जो लोग, तो लोगों को बोला कि तुम लोग चेक पोस्ट को संभालो। तो 2 आदमी, हॉवर्ड और एंथोनी वाई रेप, ये 2 लोग पोस्ट में रहे। तो हॉवर्ड बताता है कि वो तो ये रेप और मर्डर में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो कुछ बात करते हुए सुन रहा था। ये लोग 5 लोग जो बात कर रहे थे कि हम लोग रेप और मर्डर करेंगे, तो ये वो बात सुना था, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, ना ही वो इसको रिपोर्ट भी नहीं किया। अगर ये सुना था तो उसको क्या करना चाहिए था, अपना वो जो उच्च अधिकारी उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता के चलूं कि इसका मतलब ये रेप करना, मारना कॉमन था, तभी तो वो सोचा कि अरे कितना रिपोर्ट करूंगा, इन लोग को तो आदत है बोलने का, इसलिए कुछ वो रिपोर्ट नहीं किया। तो मैसेकर का दिन क्या होता है, अबीर का टोटल मैं क्या बताया 6 आदमी था। तो उसका 2 भाई स्कूल गया हुआ था, उसका एक छोटी 6 साल की जो बहन थी वो घर में थी, उसका बाप और माँ, इन लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था घर पे। तो ये जो 5 सोल्जर है वो घर में घुसता है और अबीर को घर से अलग कर देता है। उसका माँ देखती है इसका मतलब कुछ गलत होने वाला है, तो उसका माँ सोल्जर लोग से और उसका बाप प्रोटेस्ट करता है, तो उसका माँ का हाथ तोड़ देता है और उसका बाप को भी जमीन में पटक देता है, उसका माँ को भी पटक देता है। और 2 सोल्जर जो होता है वो अबीर को घर के अंदर लेके चले जाता है। और स्पिलमैन जो सोल्जर होता है वो अबीर का 6 साल की जो बहन थी वो बाहर खेली थी, उसे वो पकड़ कर लेके आता है। उसका बाप माँ को घर के अंदर बंद कर देता है और उसका माँ जो प्रोटेस्ट करती है उसका माँ का हाथ तोड़ देता है। और जब उसका माँ और बाप जब ज्यादा प्रोटेस्ट करते थे, वो जो बंदूक लेकर आया था अपना साथ AK-47, उससे गोली मार देता है। और जो 2 सोल्जर थे, 2 सोल्जर उसका माँ बाप को टैकल कर रहा था, 2 सोल्जर यानी कि कॉटेज और बार्कर, इन लोग दूसरा कमरा में अबीर का रेप कर रहा था। तो अब बार्कर क्या बोलता है वो सुनिए कि कॉटेज ने क्या किया, अबीर को जमीन में पटक दिया और उसका कपड़ा खोल दिया। उसके बाद और वो लगातार स्ट्रगल कर रही थी, अपनी इज्जत बचाने का कोशिश कर रही थी। कॉटेज के अनुसार अबीर जो थी वो अपना 2 पाँव से अपना प्राइवेट पार्ट को बचा रही थी, यानी कि तो वो क्या कर रही थी, अपना 2 पाँव को ज्वाइन कर ले रही थी ताकि इन लोग उसका रेप ना कर सके। लेकिन फिर भी इन लोग उसका पाँव को चीर के उसका रेप करते हैं और वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहती है और अपने आप को बचाती रहती है। तभी उसे गोली का आवाज सुनाई देता है और वो समझ जाती है कि मेरा माँ बाप को गोली मार दी गई और रोना, वो और तेज रोना और चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर उसी वक्त ग्रीन जो है वो घर के अंदर घुसता है जहां पर अबीर का रेप हो रहा था और वो बोलता है चलो मैंने इसका माँ बाप को मार दिया। फिर ये ग्रीन और जो दूसरा जो सोल्जर था जो उसका माँ बाप को टैकल कर रहा था, वो लोग भी अब आता है, वो लोग आकर रेप करता है उसको और फिर रेप करने के बाद उसका सिर पे गोली मार देता है। गोली मारने के बाद जो बार्कर जो होता है वो क्या करता है, पेट्रोल से अबीर का जो बॉटम पार्ट होता है यानी कि नाफ का नीचे, बेली से नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे जला देता है। ताकि जला इसलिए देता है ताकि अगर उसका पोस्टमार्टम हो कुछ भी हो तो वो पता ना चले, जो भी हो। फिर उन लोग क्या करता है, स्पिलमैन का जो बॉडी होता है, वो जो सोल्जर होता है स्पिलमैन, उसका गंजी में खून लग जाता है तो वो गंजी को भी जला देता है और AK-47 को बगली कैनाल में फेंक देता है। और उसके बाद उन लोग शान से जाकर चिकन विंग का पार्टी करता है और अपना इस क्राइम को सेलिब्रेट करता है। फिर जब अबीर का बॉडी जल के पूरा घर में आग फैल जाता है तो पड़ोसी लोग आते हैं, आके उसका अंकल को इन्फॉर्म करते हैं। फिर उसका भाई लोग आता है, फिर उसका अंकल उसके भाई लोग को लेके जाते हैं। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया था, फिर इराकी पुलिस वहां आता है। लेकिन इराकी पुलिस आने के बाद उन लोग
को समझ में तो आ ही जाता है कौन ये सब किया। उन लोग क्या करते हैं, ये जो केस हुआ था उसको दबा देते, लेकिन उसका जो फैमिली मेंबर था या उसका जो पड़ोसी था जो इससे पहले देखा था कि यूएस सोल्जर किस तरीका से उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, तो उन लोग को शक था कि यही लोग कुछ ना कुछ किया है। तो फिर जो भी हो, इराकी आर्मी लोग जाके जो चेक पोस्ट था 200 मीटर दूर में, वहां जाके इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा ऐसा केस हुआ है, आप लोग आइए। तो उसमें क्या होता है, कुछ सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर और कॉटेज भी वो लोग आता है और आकर उस सिनेरियो को देखकर उल्टी कर देता है। मतलब ये रेप करने के टाइम में उल्टी नहीं आया, अब वो उल्टी कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है, कवर अप शुरू हो जाता है। देखिए आपको बता दूं, उस टाइम में इराक में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। जो इराकी सोल्जर, इराकी पुलिस या इराकी सोल्जर सब कोई बिक चुके थे। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इराक में एक कठपुतली सरकार को यूएस ने बैठा दिया था, जो यूएस का ही पिट्ठू था। समझ लीजिए कि असल में यूएस ही इराक को चला रहा था। वहां का पुलिस, वहां का आर्मी कुछ काम का नहीं था। सब कोई यूएस का सोल्जर लोग का बात मानता था, तो वो लोग कवर अप करने लगे। तो कोई समझ लीजिए उन लोग का बात सुनने वाला नहीं था। उन लोग सिंपल नाम दे दिए सुन्नी इंसर्जेंट ग्रुप के ऊपर कि उन लोग ने ही, सुन्नी इंसर्जेंट ग्रुप ने ही ये बच्ची का मर्डर और रेप किया। देता ये कितना अच्छा से। लेकिन फिर भी ये बात आगे आता है, क्योंकि जो मैंने बताया एंथोनी वाई रीप, एक जो और जो था आपका जनरल वॉर्ड, इन लोग पहले तो नहीं बोलते, लेकिन बाद में इन लोग सामने आता है और इसका खुलासा करता है, तो जाकर इसके बारे में हम लोग को पता चलता है। तो वाई रिप को तो पहले से पता था इन लोग क्या है। और ग्रीन ने ये घटना का बाद वो जो रिप था उसको बताया भी किस तरीका से उसने उसे, जब उसको डिस्चार्ज किया जा रहा था, मतलब नौकरी से निकाला जा रहा था, क्योंकि बोला कि दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अब तब तक क्राइम के बारे में किसी को पता नहीं था, पता तो सब था, लेकिन उन लोग अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं किया था। तो वो नौकरी छोड़ने से पहले वो जो रिप था उसको पूरा बता दिया कि कैसे कैसे करके उन लोग ने ये कांड किया है। इसके बाद तो कांड होता है। अब उसके बाद जो दो आदमी जो ये बात को जो सामने लाता है, रिप नाम होता है और वार्ड होता है, इन लोग कन्वर्सेशन करता है और बोलता है कि ये जनाबी फैमिली लोग का साथ अच्छा नहीं हुआ। मैंने सुना था, वो जो रिप है वो वार्ड को बोलता है कि मैंने सुना था ग्रीन ने जनाबी फैमिली को मारा है। तो वार्ड क्या होता है, जो ब्रायन हॉवर्ड होता है उससे कंफर्म लेता है। वो बोलता है हाँ, हम ही लोग ने ये काम किया है। तो ना ही रिप या हॉवर्ड, तो उन लोग ये क्राइम के बारे में रिपोर्ट करने नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उन लोगों को डर था कि अगर हम लोग अपना सोल्जर, अपने फेलो सोल्जर के खिलाफ अगर कंप्लेन करते तो हो सकता है इन लोग हम लोग को ऊपर अटैक कर दे, हम लोग को मार दे और हम लोग का करियर खत्म हो जाए। इसलिए उन लोग चुप थे। लेकिन राइप तो चुप रहा, लेकिन जो वार्ड था वो चुप नहीं रहा। वो बोला कि नहीं, उसको डर तो लग रहा था, लेकिन बोला कि नहीं, ये तो बहुत अंदर से उसे बेचैनी हो रहा था, क्योंकि हर सोल्जर बेईमान नहीं होता। तो वो अपना बाप रिक वार्ड को बुलाया, जो भी एक आर्मी पर्सनल था, उसको बोला कि क्या करना चाहिए। वार्ड बोला कि मुझे सामने आना चाहिए। तो जो नॉन कमीशन ऑफिसर था उस प्लेटून का, जिसका नाम था जॉन डीएम, जिस पर जो वार्ड था बहुत भरोसा करता था, वो क्या किया, ये सब बात उसको बता दिया और बोला कि अब आप मुझे एडवाइस दी, मुझे क्या करना है। तो डीम जो था वो बोला कि बेटा तुमको कॉशियस रहना है, क्योंकि तुम ये जो बात बोलोगे हो सकता है कि तुम्हारा ऊपर चार्ज लग जाए और तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए। क्योंकि ये दो लोग जो थे, रिप और जो वार्ड, इन लोग को अपना जो चेन कमांड है, जो अपना जो सीनियर है, उन लोगों पर भरोसा नहीं था कि इन लोग हम लोग को प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे और ये क्राइम को रिपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 20 जून 2006 को वार्ड ने क्या कर दिया, ये क्राइम को रिपोर्ट कर दिया और डीम को इन्फॉर्म कर दिया। फिर उसके बाद बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस कंग, वो क्या करता है, चेक पोस्ट में आता है। आने के बाद कॉटेज बारकर स्पेलमिन से बात करता है कि तुमने ये सब काम किया। कुंग उन लोग से क्वेश्चन पूछता है इंसिडेंट के बारे में, लेकिन वो जो लोग थे, जो चारों, वो इंसिडेंट से इनकार करते, बोलते नहीं हम लोग तो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं थे। फिर कुंग जो होता है वो वार्ड का पास आता है, जहां पर वार्ड बेस में जो बैठा हुआ था वहां पर आता है, उससे इंटरव्यू करता है। अब देखिए कुंग जो है, इसको तो सख्ती से किससे पूछताछ करना चाहिए, जो क्रिमिनल था जिसके ऊपर इल्जाम लगा था, वो आकर वार्ड से पूछताछ करता है। उसे छोटा सा कमरा में ले जाता है, एक बिल्डिंग में टॉर्चर, 3rd डिग्री का टॉर्चर करते ले जाता है। उससे पूछता है तुम अपना फेलो सोल्जर्स के ऊपर इल्जाम लगाते हो, उन लोग को रेप और मैसेकर का इल्जाम लगाते हो, उन लोग का जिंदगी करियर खराब करना चाहते हो, और तुम जानते हो इसका फॉल्स रिपोर्ट देने का सजा क्या होगा, तुम्हारा ऊपर भी नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा। ये बोलकर वो बिल्डिंग छोड़कर चले जाता है। जो राइप था वो दूसरा चेक पोस्ट में देख रहा था कि कुंग जो वार्ड को अंदर लेके गया है। तो जो डीएम होता है, जो मैंने पहले बताया, जो ये रिपोर्ट करने को बोला था, तो वो बोलता है कि क्या आप वार्ड को अपना साथ लेकर जा रहे हैं? बोले नहीं, मैं उसे लेकर नहीं जा रहा हूँ। तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, आप उसको छोड़कर मत जाइए वार्ड को, इस बेस पे उसका फेलो जो सोल्जर है हो सकता है उसको मार दे। तो ग्रीन बारकर, उसके बाद ग्रीन बारकर, कॉटेज स्पेलमैन और हावर्ड, ये 5 जो सोल्जर होता है यूएस का, और राइप को भी, क्योंकि राइप को पता था, लेकिन वो क्या किया था, ये इस जो क्राइम को रिपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि उसको पता था कि इन लोग प्लानिंग कर रहे, फिर भी वो जानते हुए चुप रहा। तो ये 5 या 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया कुछ दिन के अंदर। फिर ग्रीन
को मिलिट्री से पहले ही डिस्चार्ज हो चुका था। फिर इन लोग को यूएस में इन लोगों पर केस चल रहा है। अब थोड़ा केस के बारे में बता देता हूँ। ये जो मनहूस इंसान को देख रहे, इसका नाम है स्टीवन डेल ग्रीन। इसे नॉर्थ कैरोलिना में पकड़ा गया। वो आर्लिंगटन वर्जीनिया से जा रहा था। वो एक सोल्जर का फ्यूनरल में आया हुआ था। फ्यूनरल से जा रहा था, वहीं पर उसे FBI ने धर लिया और रेप और मर्डर का उसका चार्ज लगा, मारने का। फिर 10 जुलाई को यूएस आर्मी ने उसे निकाल दिया नौकरी से और उसको सजा मिला। और जो रेप था उसके ऊपर भी रिपोर्ट ना करने का सजा मिला, क्योंकि तुम तो क्राइम में नहीं थे, लेकिन तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, उसे भी सजा मिलता है। फिर इसको सजा मिलता है। फिर ये जेल में रहता है और जेल में ही ये फांसी देकर मर जाता है। उसके बाद जेम्स पी पार्कर, इसे भी नवंबर 15, 2006 में गिल्टी माना जाता है। ये भी आर्गुमेंट देता है, एविडेंस देता है कि इसको भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब इसका ट्रायल चलता है, ये बोलता है मुझे इराकी लोग से बहुत नफरत था, उसी नफरत में मैंने उन लोग को मार दिया। और इसका फेवर में बहुत सारे सोल्जर भी आए, आके बोले कि हाँ, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, ये बहुत लड़ाई के दौरान ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसी गुस्सा में इसने ये काम किया। और ये अपना ट्रायल के दौरान बोलता है कि मुझे इतना गुस्सा था क्योंकि यही लोग हैं जो हम लोग को गोली चलाता है, हम लोग पर मोटार मारता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो इन लोगों के खिलाफ केस लड़ता है, इन लोगों को सजा दिलाने के लिए लड़ता है, वो बोला क्या वो बच्ची 14 साल का वो तुम लोगों पर गोली चलाती थी क्या, वो तुम लोगों को मोटार से मारती थी, वो तो एक मासूम बच्ची थी, तुमने उसको मार दिया। फिर वो माफी उफी मांगता है, लेकिन फिर भी जो है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसे 90 साल का सजा दे दिया जाता है और बोलता है कि 10 साल बाद ही तुमको पेरोल पे बेल मिलेगा। तो अभी भी वो जेल में है। उसके बाद आया पॉल ई कॉटेज, इसको भी गिल्टी करार दे दिया जाता है रेप मर्डर केस के लिए और बोला जाता है कि अगर तुम गवाही दोगे तो तुमको मौत का सजा नहीं मिलेगा। तो ये बोलता है, जब इससे पूछा जाता है तुम्हें कोई गिल्टी है, तुम्हें कुछ बोलना है, क्योंकि बाकी सब भी अपना बारे में बताया था। ग्रीन ने बोला तो मुझे मजा आता है मारने में, और भी इससे पहले पार्कर था, वो भी बोला कि मुझे उन लोग से नफरत था, उन लोग हम लोग गोली चलाते थे, तुम्हें कुछ बोलना। ये बोला मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं अपने आप को डिफेंस नहीं करूंगा, मैंने 4 लोगों का हत्या किया है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो उसे भी सजा मिल जाता है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसका सब प्रिविलेज छीन लिया जाता है। उसके बाद जेसन वी स्पेलमैन जो होता है, इसे भी सजा दी, इसे 110 साल का सजा मिलता है और इस आर्मी से इसे रिटायर कर दिया जाता है, इसे निकाल दिया जाता है और इसे मर्डर और रेप और मास मर्डर का चार्ज लगता है। इसका खिलाफ जब फैसला आता है तो इसका जो दादी होती है वो उसका मुंह का रंग उड़ जाता है और वो बोलती है कि मेरा बच्चा को 110 साल का सजा हो गया। भरोसा नहीं होता कि मेरा बच्चा तो देश का भलाई के लिए गया था और उसे सजा हो गया। और उसका बहन जो होती है वो इतना गुस्सा हो जाती है, उसे वो जेनोसाइड किया वो दिखता नहीं है। उसका बहन क्या बोलती है, ये देखिए कॉलोनियल पावर लोग जो होता है कितना उन लोग का गंदा मानसिकता होता है। उसका बहन उठ के क्या बोलती है कि मेरा भाई इस मुजरिम नहीं है, ये जो सरकार मुजरिम है, क्योंकि ये सरकार ने उसे वहां भेजा, वो फ्रस्ट्रेशन में आके ये सब काम किया, मेरा भाई तो अच्छा इंसान था, बताइए। फिर उसके बाद ब्रैंड एल हॉवर्ड जो होता है उसका भी कोर्ट मार्शल होता है, उसको भी सजा मिल जाता है। हॉवर्ड को 27 मंथ प्रिजन में रखा जाता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये केस आने के बाद जो उसका अबीर का अंकल होते हैं, ये अबीर का जो बचा हुआ जो फैमिली मेंबर होते हैं, उन लोग बोलते हैं कि इससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि इन लोगों को तो सजाए मौत मिलना चाहिए। तो उसका जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि जितना बड़ा इन लोग ने क्राइम नहीं किया, उतना बड़ा तो ये जो जजमेंट है ये उससे बड़ा क्राइम है। मतलब इन लोग का जो क्राइम था उससे बड़ा क्राइम ये जो जजमेंट आया कि उन लोग को छोड़ दिया गया, समझ लीजिए छोड़ ही दिया गया। सजाए मौत तो किसी को भी नहीं मिला, 110 साल 90 साल। उसके बाद बोला कि 10 साल के बाद तुम लोग को पेरोल में, तुम लोग को 10 साल जेल काटने के बाद तुम लोग को पेरोल मिल जाएगा। और आपको पता है कि इन लोग को जो जेल में किया, इन लोग को टॉर्चर किया, इन लोग को मस्ती में रखा गया था। इन लोग नाम का जेल में थे, इन लोग असल में मौज मस्ती कर रहा था। तो उनका अंकल को पता ही था कि असल में कोई जेल वेल नहीं, सब दिखावा का है। तो बोले कि ये उन लोग फांसी का सजाए मौत होता तो ही इंसाफ का बात होता। तो ये जो 5 आतंकवादी थे यूएस का, इन लोग को सजा तो मिलता है नाम निहात, क्योंकि सजा मौत तो नहीं मिलता। तो उसका अंकल बोलते हैं कि ये जो सजा जो है, ये जो जजमेंट है, ये बड़ा क्राइम है जो इन लोग ने किया है। वायर आर्ट जो होता है इसको बोला जाता है कि इसको भी चार्ज दिया था, भले ये सामने आया, लेकिन पहले तो ये चुप रहा। तो ये चुप रहने के लिए इसे भी नौकरी से निकाल दिया जाता है, इसे थोड़ा बहुत सजा मिलता है, लेकिन इसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। आखिरकार जो विसेल ब्लोअर होता है, जस्टिन वार्ड, जो विसेल ब्लोअर, जो असल में जो ये क्राइम को उजागर करता है, क्योंकि राइप तो चुप हो गया था जानते हुए भी, तो उसे भी नौकरी से निकाल दिया था। ये जो जस्टिन वार्ड है इसे नौकरी, जबकि ये तो विसेल ब्लोअर था, इसे तो अवार्ड मिलना चाहिए, इसे तो और पोस्ट मिलना चाहिए, लेकिन जिसने ये क्राइम को उजागर किया, लेकिन इसे क्या बोला जाता है, इसको नौकरी से निकाल दिया था मेडिकल का बहाना से, मेडिकल डिस्चार्ज बोल के इसे निकाल दिया जाता है। जब ये बोलता है आज भी मुझे धमकी आते रहता है, इसे उस टाइम से धमकी मिल रहा था कि तुमने क्यों ये बात बोला और ये उजागर किया। सोच सकते हैं
तो आज उसका 2 भाई जिंदा है, अपना बहन का मौत, अपना फैमिली के मौत के बारे में अफसोस करता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीका से यूएस क्राइम करता है। और मैं जाते जाते एक बात बोल दूं कि असल सोल्जर वो नहीं है जो अपना देश को डिफेंड करता है। आपका देश में आपका गवर्नमेंट गलत भी काम कर सकता है, तो गवर्नमेंट को डिफेंड करने मतलब ये नहीं देश को डिफेंड कर रहा है। क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट अपना जाति मफाद के लिए किसी कंट्री पे हमला करता है, खासकर अमेरिका। तो हर सोल्जर अच्छा नहीं होता है, सोल्जर का रूप में क्रिमिनल भी होता है। क्योंकि जब बंदूक धरा देने के बाद अच्छा आदमी क्रिमिनल बन जाता है। तो आर्मी पर्सनल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा ही होगा, वो क्रिमिनल भी हो सकता है। जो आए दिन मैं वीडियो लाता हूँ, आपको बताता हूँ, ऐसा बहुत सारा आर्मी लोग का कांड है जो बताऊंगा तो आप लोग कभी विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप लोग सामने वो रिपोर्ट कभी आता नहीं, मीडिया उसे दबा देता है। तो असल में जो सोल्जर था और देशभक्त था वो था वार्ड, जो इंसानियत को सामने रखते हुए अपना फेलो सोल्जर्स लोग जो क्राइम किया था उसको उजागर किया और अपना करियर को दांव में लगा दिया। सोचिए, नहीं तो ऐसा तो बहुत क्राइम हो रहा था, हर रोज यूएस का सोल्जर लोग क्राइम कर रहा था, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन इसने बोला और आगे लाया। इससे पहले मैंने एक और वीडियो लाया था जहां पर मैंने खुद एक यूएस सोल्जर के बारे में बताया था जो बार बार बोलता है कि हम लोग को तो झूठ बोलकर इराक में भेजा गया, इससे पहले भी उसके ऊपर वीडियो मैं ला चुका हूं। माइक प्राइसनर ऐसा कुछ नाम है। तो ऐसा बहुत सारे यूएस सोल्जर में अगर खामी है तो यूएस सोल्जर में बहुत सारे ऐसे वेटरन है, आर्मी वेटरन है जो अपना सरकार को जान लिए कि लोग जानबूझकर बदमाशी करता है, जानबूझकर अटैक करता है, तो उन लोग हर थोड़ा दिन में आगे आकर अपना जो गवर्नमेंट है उसे एक्सपोज करते हैं और इंसानियत का बचाते हैं। तभी जाकर हम लोग को ये रिपोर्ट मिलता है जो हम आपके सामने लाते हैं। तो देखते रहिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए।